नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनवी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के बारे में है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो संगम कालीन साहित्य था उसमें राजा के लिए मन्नन शब्द का यूज किया गया है। मन्नन, कौन और को, संगम साहित्य में राजा के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। संगम का जो तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी, उनको मिला दिए तो उसको संगम कहते हैं। इस गोष्ठी में कवियों द्वारा रचा गया जो साहित्य था उसको संगम साहित्य कहलाता है। ठीक, संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। कौन सा? प्रथम संगम आयोजित किया गया मदुरई में और इसकी अध्यक्षता की अगस्त ऋषि ने। दूसरा संगम आयोजित किया गया कपाटपुरम में और इसकी अध्यक्षता भी की अगस्त ऋषि ने। तीसरा संगम आयोजित किया गया फिर मदुरई में और इसकी अध्यक्षता की नकीरर ने। नकीरर, तो ये 3 संगम थे जिनकी 3 आयोजन किया गया। दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत के क्या आर्यकरण था, मतलब उस समय जो आर्य वहाँ पे आए थे, उसका श्रेय जाता है महर्षि अगस्त को। महर्षि अगस्त जो थे इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो तोल्काप्पियम द्वितीय संगम के ही समय तोल्काप्पियम एक साहित्य है जो यहाँ का प्राचीनतम ग्रंथ रहा। ठीक है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र भी इसमें लिखा गया है। काव्य शास्त्र का इसमें प्रयोग किया गया है। सिलप्पाधिकारम एक ग्रंथ था जिसके लेखक थे इलंगो आडिगल। सिलप्पाधिकारम के लेखक थे इलंगो आडिगल। यह संगम साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इसके जो लेखक थे वो चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। ठीक है, नाती था चोल नरेश करिकाल का। इस ग्रंथ में एक जगह है कावेरी पट्टनम, वहाँ के एक व्यापारी था, बहुत ही अमीर व्यापारी, उसका पुत्र था कोवलन। उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी लेकिन बहुत दुर्भाग्यशाली थी। उसका नाम था कन्नगी। तो उसकी एक मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रंथ है इस समय वो है तिरुकुरल, तमिल भाषा में रचित है और यह एक काव्य रचना है। इसमें नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है और इसके रचयिता का नाम है तिरुवल्लुर। तिरुकुरल के रचयिता हैं तिरुवल्लुर। तोल्काप्पियन जो है वो तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। पहले भी मैंने बताया कि यह व्याकरण की पुस्तक है। कुरल जो है वह तमिल साहित्य का बाइबल कह सकते हैं या लघुवेद इसको कह सकते हैं। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना तिरुवल्लुर ने की थी। ठीक है, ये सब कुछ संगमकालीन साहित्य थे। देखिए, जो पल्लव शासक सिंह विष्णु जो थे इन्होंने अवनी सिंह का उपाधि धारण किया था। अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। और जो सिंह विष्णु थे इसने चोल, पांड्य, सिंहल और कलम्र के राजाओं को पराजित किया था। और उसके बाद आया नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने महामल्ल की उपाधि धारण की। महामल्ल की उपाधि इसने धारण की थी। फिर महेंद्र वर्मन प्रथम, इसने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। मत्त विलास प्रहसन एक हास्य ग्रंथ है जिसकी रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। संगम साहित्य जो था, देखिए, वो केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का ही इसमें विवरण प्राप्त होता है। चोल स्थापत्य जो था उसका बहुत ही अच्छा नमूना हमें तंजौर के शैव मंदिर, जो जिसको कह सकते हैं बृहदीश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, उसमें दिखाई देता है और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने किया। भारत के मंदिरों में यह सबसे लंबा है और यह मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है, बृहदीश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। इस मंदिर के बाहर के भाग में नंदी की एक विशाल मूर्ति बनी है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है।
कृष्णा और तुंगभद्रा के नदियों से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक का जो विशाल भूभाग था, उसमें तमिल प्रदेश का निर्माण हुआ। इसमें कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग भी इसमें सम्मिलित थे। उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर, इन सब जगहों, ये सब जो जगह थे वो चोल के अधिकार में थे। उसके बाद आता है परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलन के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजौयुकोंड की उपाधि धारण की। कृष्ण तृतीय ने तंजौयुकोंड की उपाधि धारण की थी। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर भी रही। चोल शासक राजराज प्रथम जो थे वो श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल द्वीप को जीतकर उसने अपने राज्य में मिला दिया था। राजराज प्रथम ने सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका पर आक्रमण किया था और इसका नाम उसने रखा था जननाथ मंगलम। जननाथ मंगलम। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, वह सम्राट बना और उसने भी अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल जो था वह चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। उसको राजेंद्र प्रथम को बंगाल की खाड़ी को चोल झील के स्वरूप में प्रदान किया गया था। सिंघल द्वीप को उसने जीत लिया था और सिंघल राजा महेंद्र पंचम को उसने बंदी बनाया था और चोल राज्य में उसको ले आया था। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। चोल शासक था कुलोत्तुंग प्रथम। उसके शासनकाल में 1077 में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। जो चोल साम्राज्य का प्रशासन था उसको सुविधा की दृष्टि से 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था और प्रांत का विभाजन कोट्टम और वलनाडु में हुआ था। यह कमिश्नरियों की तरह था। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे। जिलों को नाडु कहा जाता था और नाडु की सभा को नाट्टार कहा जाता था। ग्राम संघ जो था उसको कुर्रम कहा जाता था और व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। चोलों के अधीन में ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारी समितियों की कार्यप्रणाली का हमें विवरण जो है वह उत्तर मेरूर नामक लेखों से मिलता है। चोलकालीन गांवों की जो गतिविधियां थीं उनकी देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी। उस समिति को वारियम कहा जाता था। वारियम जो है गांवों की गतिविधियों की देखरेख करने की एक कार्यकारिणी समिति थी। उद्यान जो था उसका प्रशासन देखने वाली समिति को टोट्ट वारियम कहते थे और संवत्सर वारियम जो था वह वार्षिक समिति थी। तालाब समिति के लिए एरी वारियम और पोन वारियम जो था वह स्वर्ण समिति थी। ये कुछ साम्राज्य के बारे में। अब चोल कलाकारों के बारे में बात करते हैं तो चोल कलाकारों ने तक्षण कला में सफलता प्राप्त की थी। उसने पत्थर और धातु की मूर्तियों का निर्माण किया था। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक उसने कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ था इस समय। और इस समय की सर्वाधिक सुंदर मूर्ति है नटराज शिव की और नटराज शिव की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं और इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया गया है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं अर्थात इनकी 4 भुजाएं हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में उनको दिखाती है, प्रदर्शित करती है और इस रूप में शिव जो है अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माना गया है और शिव की जो दक्षिणा दिशा मुख किए हुए इसमें प्रतिमा स्थापित की गई है। जो चोल राजा थे इन्होंने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोल सेना में कुल सैनिकों की संख्या लगभग 1,50,000 थी और चोलों के पास अश्व, गज और पैदल सैनिकों के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली नौ सेना भी थी। तो इसी नौ सेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। जो चोल काल के सम्राट थे प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का यह चुनाव कर लेते थे और उसके बाद उसका वही उत्तराधिकारी बनता था। तगर एक प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह विंगी और कल्याण के मध्य में स्थित था। तगर
बीजापुर कर्नाटक का एक जिला है वातापी। यह एक प्राचीन नगर था और इसका आधुनिक नाम अभी है बादामी, और यही चालुक्यों की राजधानी रहा 6वीं और 7वीं शताब्दी में। वातापी यानी कि बादामी। वातापी की चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशन प्रथम था। पुलकेशन द्वितीय जो था वह चालुक्य वंश के शासकों में सबसे अधिक योग्य और शक्तिशाली था, और उसने 610 से 642 तक शासन किया, और उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। ऐहोल अभिलेख की रचना की थी रवि कीर्ति ने। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था, जबकि विक्रमादित्य के प्रथम के भाई थे चंद्रादित्य, उनकी जो रानी थी विजय भट्टारिका, उनके नाम से 2 ताम्रपत्र उन्होंने लिखवाए थे। जो उस समय जो भारतीय काली मिर्च थी वो यूनानियों और रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया है प्राचीन ग्रंथों में। उस समय एक एम्फोरा जार मिलता था। एम्फोरा जार क्या था? एक लंबी और पतली गर्दन वाला एक जार था, और दोनों तरफ इसके ऊपर हत्थे लगे हुए थे। इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। कंबन ने 12वीं शती में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना की थी, तमिल भाषा में। दक्षिण भारत में नगरों के व्यापारियों के विभिन्न विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजियर आदि। इनका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित था उरैयूर। संगम कालीन यह एक महत्वपूर्ण संगम युग में उरैयूर जो था वह सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था, और इसका विवरण हमें मिलता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसका वर्णन मिलता है। पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा थी वह वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था, और इसमें आधुनिक मथुरा और तिन्नेवेलेरी के जिले साथ ही त्रावणकोर का कुछ भाग इसमें शामिल था, और इसकी राजधानी मदुरै थी। वेंगी नदी वाला जो प्रदेश है अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंत वर्मन ने वान वन की उपाधि धारण की थी। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन ने राज सिंह प्रथम के पल्लव भंजन की उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा जो थे उन्होंने रोम साम्राज्य में एक दूत भेजा 26 ईसा पूर्व, और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण भी पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया। और एक अज्ञात ग्रीक नाविक थे, उसने एक पुस्तक लिखी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसमें प्राचीन काल के बंदरगाहों की एक सूची मिलती है, और इसमें पता चलता है कि नौरा, टैंडी, मुशीरी, नेलिसंडा पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह रहे हैं। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी, और इस राजवंश यानी कि कदम्ब की जो स्थापना थी वह मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य को पुलकेशन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो आज हमने इसको क्या कहते हैं, संगम युग के समय में चोल चालुक्य पल्लव के बारे में हमने स्टडी की। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और कल हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो है प्राचीन जो साहित्य है और जो साहित्यकार हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।